मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व, जो अनेक समाजशास्त्रियों, अनेक विद्वानों आदि के अनुसार इस प्रकार से है। भारतीय समाज में आध्यात्मवाद एवं सांसारिकता में समन्वय स्थापित करने का प्रारंभ से ही प्रयत्न किया गया था और यहाँ त्याग और भोग दोनों को ही महत्व दिया गया है, क्योंकि इस देश में व्यक्ति को संसार के प्रति उदासीन रहने को नहीं कहा गया है और न ही सांसारिकता में अपने आप को इतना लीन करने को कहा गया है कि वे जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष प्राप्ति को ध्यान में ही नहीं रख सके। भारतीय संस्कृति में इस बात को विशेष महत्व दिया गया है कि मनुष्य धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करे और संसार में रहता हुआ त्याग व भोग को की ओर प्रेरित हो और अंत में मोक्ष प्राप्ति करे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमारे यहाँ एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग में एक विशेष प्रकार की आचार संहिता प्रस्तावित की गई है और जीवन की इसी व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था के नाम से पुकारा गया है। आश्रमों को 4 भागों में बांटा गया है: ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। आश्रम व्यवस्था का महत्व इसी बात से स्पष्ट है कि इस व्यवस्था ने व्यक्ति के समाजीकरण, व्यक्तित्व विकास, समाज कल्याण और समाज की उन्नति में काफी योग दिया है। आश्रम व्यवस्था के समाजशास्त्रीय महत्व को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट है जीवन के समुचित विकास की भावना। आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व का फर्स्ट पॉइंट है जीवन के समुचित विकास की भावना। जीवन के समुचित विकास की भावना आयु के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता, अनुभव एवं शारीरिक एवं मानसिक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन आता रहता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय समाज के विद्वानों ने जीवन को न केवल बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में विभाजित किया है, बल्कि प्रत्येक अवस्था के लिए विशेष आश्रम की व्यवस्था भी की है ताकि व्यक्ति के जीवन का समुचित विकास हो सके। सेकंड पॉइंट है मानवीय गुणों के विकास एवं मानवतावादी समाज की स्थापना में योग। आश्रम व्यवस्था ने व्यक्ति में मानवीय गुणों के विकास में काफी योग दिया है। चारों आश्रमों में व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि उसमें त्याग, परोपकार, सहिष्णुता, सामाजिकता, सरलता, उदारता, आध्यात्मिकता और बंधुत्व जैसे गुणों का विकास हो सके और इन सब गुणों के विकास के परिणाम स्वरूप समाज में ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हो सके जो एक मानवतावादी समाज की स्थापना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तीसरा पॉइंट है व्यक्ति और समाज की पारस्परिक निर्भरता पर जोर। व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का विकास संतुलित रूप से पारस्परिक निर्भरता को बनाए रखने पर ही निर्भर करता है। व्यक्ति प्रत्येक आश्रम में अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए ये भली भांति समझ लेता है कि वे केवल स्वयं और अपने परिवार के लिए ही नहीं जीता है, बल्कि ये स्पष्टतया जान लेता है कि समाज ने भी पग पग पर उसके साथ अपने विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। अतः समाज के प्रति उचित रीति से अपने दायित्वों को निभाने का भाव भी उसमें जागृत होता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय समाज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4 बौद्धिक विकास, ज्ञान के संग्रह एवं प्रसार तथा समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण योग। नंबर 4 पॉइंट है बौद्धिक विकास, ज्ञान के संग्रह एवं प्रसार तथा समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण योग आश्रम व्यवस्थाओं का माना जाता है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभ से अंत तक किसी न किसी रूप में ज्ञान को अर्जित करता रहा है, क्योंकि अपना बौद्धिक विकास
भी उन्होंने किया है और गुरु के आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी व्यक्तिगत संपर्क से बहुत कुछ सीखता आया है। वेदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन से न केवल बालक का बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास ही होता रहा है, बल्कि साथ ही ज्ञान का संग्रह और समाज की सांस्कृतिक परंपराओं का भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हुआ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका। आश्रम अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के कर्तव्यों एवं दायित्वों को इस प्रकार से निश्चित किया गया था कि उसके व्यवहार के मान्यता प्राप्त तरीकों के विपरीत आचरण करने की साधारणतः संभावना ही नहीं रहती थी। आश्रम अवस्था के माध्यम से व्यक्ति का चरित्र निर्माण ही कुछ इस प्रकार का होता था कि उस पर कुछ संस्कार ही ऐसे पड़ते थे कि वह समाज विरोधी या अनुचित समझा जाने वाला कार्य करने के लिए सपने में भी नहीं सोच पाता था। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिवादिता के दोषों से समाज को मुक्त रखने में समाज कल्याण में योग। आश्रम अवस्था ने व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहित और समाज कल्याण की अवहेलना करके कोई भी समाज अधिक समय तक सुसंगठित और सुरक्षित नहीं रह सकता था। अतः भारतीय विचारकों ने आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण इस प्रकार से किया कि समाज व्यक्तिवादिता के दोष से मुक्त रहे और मानव मात्र की सेवा के अलावा पशु पक्षियों, कीड़ों मकोड़ों तक के भरण पोषण का दायित्व भी व्यक्ति पर डाल दिया गया है, जो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। व्यवहारिक और उपयोगितावादी। आश्रम अवस्था के अंतर्गत व्यवहारिक एवं उपयोगितावादी पक्ष पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति के कर्तव्यों को निर्धारित कुछ इस प्रकार से किया गया है कि संपूर्ण समाज का हित हो। यहाँ धर्म के अंतर्गत भी कर्तव्य पक्ष पर विशेष जोर दिया गया है। गृहस्थ आश्रम में संपन्न किए जाने वाले पंच महायज्ञों की सामाजिक दृष्टि से काफ़ी उपयोगिता थी, क्योंकि व्यक्ति को यहाँ उद्यमी बनाने का प्रयत्न किया गया है। अर्थ को पुरुषार्थ मानकर धन कमाना व्यक्तियों के लिए आवश्यक बताया गया है, परंतु यहाँ धन को केवल स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन नहीं माना गया है। धन का उपयोग तो संपूर्ण समाज के हित में करने की बात कही गई है। वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के माध्यम से व्यक्ति को सामाजिक कार्य करने एवं अपने त्याग की भावना को विकसित करने का अवसर मिला है। आश्रम अवस्था का मूल्यांकन। आधुनिक भारत में आश्रम का व्यवहारिक महत्व इस प्रकार से है। आश्रम अवस्था का मूल्यांकन। आधुनिक भारत में आश्रमों का व्यवहारिक महत्व। आश्रम अवस्था ने एक लंबे समय तक हिंदू सामाजिक संगठन को प्रभावित किया है और एक हिंदू के जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस संदर्भ में एक प्रश्न भी उठता है कि इन 4 आश्रमों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा हो सकता है। वैसे तो सभी आश्रमों का अपने अपने स्थान पर महत्व है, क्योंकि एक आश्रम दूसरे के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अन्य आश्रमों की तुलना में गृहस्थ आश्रम अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम का काल छोटा है और इसका संबंध शिक्षा प्राप्त करने से ही है, और वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम में व्यक्ति केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता है। गृहस्थ आश्रम से ही व्यक्ति अपने 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति करता है, तथा अन्य आश्रम भी इसी आधार के सहारे जीवन प्राप्त करते हैं। अतः गृहस्थ आश्रम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। प्रश्न ये भी किया जाता है कि आश्रम अवस्था ने भारतीय समाज को किस सीमा तक प्रभावित किया है। यह व्यवस्था व्यवहारिक रूप ले सकी है अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था मात्र ही थी। इन प्रश्नों के उत्तर विवादास्पद हैं, क्योंकि कुछ विद्वानों का मत है कि ये सैद्धांतिक व्यवस्थाएं थी, व्यवहार में इनका पालन नहीं होता था, जबकि कुछ विद्वान इसके विपरीत मत प्रकट करते हैं। महाभारत में आश्रम अवस्था का अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। इस व्यवस्था ने ऋषि मुनियों, धार्मिक लोगों एवं कुछ राजाओं को बहुत प्रभावित किया था। चाहे बहुत से लोग घर छोड़कर सन्यासी नहीं बने हों, फिर भी आश्रम अवस्था में बताए गए कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति वो सजग थे और उनका पालन भी करते थे। ये सैद्धांतिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक व्यवहारिक व्यवस्था थी। इस संदर्भ में एक प्रश्न ये भी किया जाता है, क्या आधुनिक भारत में इसका कोई व्यवहारिक महत्व है। इसका उत्तर नकारात्मक ही मिलता है, क्योंकि आश्रम अवस्था उस युग की देन थी
जब पुरुषार्थ, धर्म, कर्म, पुनर्जन्म एवं वर्ण व्यवस्था का महत्व था और ये भारतीय समाज के आधार माने जाते थे। लेकिन वर्तमान में ये आधार कमजोर हो गए हैं और इनके साथ साथ आश्रम व्यवस्थाओं की उपयोगिता भी समाप्त हो गई है। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।